अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बैक्टीरियोलॉजी में आपने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स देखा था। तो उसके आगे से हम पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 189 पर है। सबसे पहले हमने इसमें देखना है आज के लेक्चर में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन किस तरीके से होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिक हैं लेकिन वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, एक शर्त पर कि अगर उन्हें नाइट्रेट फ्राहम कर दिया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह के एक बैक्टीरिया की एग्जांपल है हमारे पास एक्वा स्पाइरिलम इटरसोनाए। ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है लेकिन ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करना बंद कर देगा जब पोटाशियम नाइट्रेट इसके ग्रोथ मीडियम में ऐड कर दिया जाएगा। और फिर ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन की ज़रूरत इसको नहीं रहेगी बल्कि ऑक्सीजन की जगह पर ये नाइट्रेट को इस्तेमाल करेगा। असल में ज़रूरत ऑक्सीजन की इसको इसलिए थी कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसमें फ़ाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा था। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी तो उसका सब्सटीट्यूट जो होगा वह नाइट्रेट इसमें वो ये यूज़ कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनएरोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उनमें भी होती है और उनके अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एनएरोब्स के अंदर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ब्रेकेज है और जो एनर्जी सोर्सेज जो इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि एनएरोब्स ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर में ग्रो नहीं करते। तो फिर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के अलावा कोई भी और कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वेरी स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता। उनके अंदर या तो नाइट्रेट फाइनल एक्सेप्टर होता है या इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ आइंस जैसे कि सल्फेट आइंस, ये सब टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन दिखाई हुई है और इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास इसमें नाइट्रेट है। ठीक है, तो जस्ट इसको सारे को नहीं देखना, बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पिक्चर ऐड की है कि इसके अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाइट्रेट होता है। देन हमारे पास है हेट्रोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का टॉपिक जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑटोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होती है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना उनके पास जो सोर्स ऑफ कार्बन होता है ना जो वो यूज़ करते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अपने बाहर के एटमॉस्फेयर से खुराक के तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो उसी से ही वो अपना फूड सारा तैयार कर सकते हैं। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के केस में हम देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बन जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो सिर्फ सोल कार्बन सोर्स इसके अंदर होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड आर द। अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने बताया है कि इन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये पेंटोज फॉस्फेट साइकिल नहीं है, ये रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल है, जिसको इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये है रिडक्टिव पेंटोज साइकिल। ठीक है, अब ये सारे साइकिल्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए, आपकी बुक में दिया हुआ इन्होंने कि हेट्रोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे होती है, लेकिन इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन किस तरीके से होती है। वैसे बेसिकली पहले बात ये करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या चीज़ है। कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कन्वर्ट कर दें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसी भी चीज़ की जब फिक्सेशन की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस कंपाउंड को जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दें। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दें तो इसको हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है। तो यहाँ पर
केल्विन साइकिल इन्होंने दिखाया है, ये रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है और इसके अंदर देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड हो रही है, ये पूरा साइकिल रन कर रहा है, तो ये सारे कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राइबुलोज बन रहा है, ठीक है ना, ये सारे कंपाउंड्स इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पाथवे में एंटर हुआ और उसके नतीजे में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल क्या होता है। इसी तरह रिडक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ये कहते हैं कि ये जो नॉर्मल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है उसका रिवर्स होता है रिडक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है ना, और एसिटाइल का कोई यूज़ होता है नॉर्मल टीसीए साइकिल में, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। और देखिए सारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं इसमें, और आपको यहाँ पर एसिटाइल कोए एंड पे मिल रहा है, जबकि उसमें एसिटाइल कोए से स्टार्ट होता है और एसिटाइल कोए जो है वो फिर पायरुवेट में चेंज हुआ और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं और ये यूज़ होंगे और एसिटाइल कोए में ऐड होंगी और फिर बाद में ये पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट का तो आपको बता दिया। एसिटाइल कोए पाथवे भी एक इसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पाथवे है जो कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर होता है। तो इसमें भी आप देखें कि इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोग्रेसिव रिएक्शंस के नतीजे में फाइनली एसिटाइल कोए बनेगा इससे, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए और उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटाइल कोए बना दिया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ऑटोट्रॉफ्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो ये सारे हैं, ठीक है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑटोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम बुक की बारे के हवाले से बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बारे में इन्होंने बताया कि हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार नहीं कर सकते। इनको एनवायरनमेंट से फूड के तौर पर बाहर से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ये ग्लूकोज को अपने बाहर के एनवायरनमेंट से लेंगे, उसको तोड़ेंगे और उससे फर्दर कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास इनमें कहता है कि सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ टीसीए साइकिल फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म होता है ना उसके नतीजे में इसके अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना वो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है ना इसमें 2 तरह की कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शंस होते हैं, एक नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ एसेंशियली इरिवर्सिबल अकर्स इन मैनी बैक्टीरिया, कि ये वाला जो आप इसमें रिएक्शन देख रहे हो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये रिएक्शन होता है कि इसमें पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन इसमें होती है, इसके साथ कंबाइन करने के बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 एसिटाइल कोए एंड पेप कार्बोक्सिलेज एंड इसके नतीजे में एक्सैलोएसीटेट जो कि इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन के वेरिएशन इसमें ये है कि बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है कि लेकिन इसके अंदर ऐड हो गया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि जो कि एक न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है, ठीक है। और ये सारे इसमें मैग्नीशियम की ज़रूरत है, एक्सैलोएसीटेट इसमें भी बनता है और इसके नतीजे में एक एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप इसके अंदर है वो ये है कि इसमें विटामिन बायोटिन की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर देखें कि एटीपी रिक्वायर्ड है, पायरुवेट है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन इसमें हो रही है और एक्सैलोएसीटेट और इसमें भी इसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है ना। बायोटिन चाहिए और साथ ही साथ इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा था दैट इज़ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की पिक्चर है और ये है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर हेडिंग आनी चाहिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की।
ओके स्टूडेंट्स, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है ना, ये साइकिल बैक्टीरिया में होता है और इसके ये उन बैक्टीरिया के अंदर होता है जिनके पास कार्बन सोर्स के तौर पर उनके मीडिया में सिर्फ़ और सिर्फ एसीटेट मौजूद हो। एसीटेट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ 2 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड यानी कि एसीटेट अगर इनके एनवायरनमेंट में मौजूद है और कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है तो उनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन करेगा। इसके अलावा ये उन बैक्टीरिया में भी होता है जिनके पास प्राइमरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं, वो जब टूट जाते हैं, टूट के एसिटाइल कोए बन जाते हैं और उनके अंदर आपने देखा था ना कि जब हमने फैटी एसिड की कैटाबॉलिज्म देखी थी तो उसके अंदर फैटी एसिड्स जो थे वो एसिटाइल कोए में बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए से चेंज हो गए थे, लेकिन इस बीटा ऑक्सीडेशन के दरमियानी रास्ते में कोई भी पायरुविक एसिड नहीं बना था, ठीक है। तो फिर ऐसे बैक्टीरिया के पास या तो एसिटाइल कोए फूड सोर्स के तौर पर हो या फिर एसीटेट हो। अब एसीटेट में भी 2 कार्बन है और एसिटाइल कोए में भी 2 कार्बन है, ठीक है। यानी कि आप इसको समझ लें कि बैक्टीरिया एक ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर फूड के तौर पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है या तो सिर्फ एसीटेट हो या सिर्फ एसिटाइल कोए हो, तो उनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन करेगा। ये हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में कभी भी ऐसे नहीं होता कि इनके पास सिर्फ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही फूड के लिए हों, वो और भी डिफरेंट तरह के फूड ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर 2 एंजाइम्स जो होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो हैं आइसोसिट्रेट लाइएज और मेलेट सिंथेज़, ठीक है जी। अब हम इसको नेक्स्ट जो है साइकिल से देखेंगे। यहाँ पर आप देखें कि 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर किस में चेंज हो रहे हैं, एसिटाइल कोए में चेंज हुए और फिर एसिटाइल कोए या जैसे कि ना यहाँ पर एसीटेट जिसको एनवायरनमेंट में मौजूद है वो भी इस साइकिल में वो भी ये साइकिल रन कर सकता है और इसके पास एसिटाइल कोए है वो यहाँ से इस साइकिल को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें एसिटाइल कोए जो होगा वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके देन सिट्रेट बना देगा। एसिटाइल कोए विल रिएक्ट विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट, देन सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन जाएगा। उसके बाद जो इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है आइसोसिट्रेट लाइज, ठीक है। यहाँ तक आपने जो सारा रिएक्शन देखा था वो टीसीए साइकिल वाला था, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कैसे रन करता है कि जिन बैक्टीरिया में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होना है वो आइसोसिट्रेट लाइज उनके पास एंजाइम होगा। आइसोसिट्रेट लाइज क्या करेगा, ये आइसोसिट्रेट की क्लीवेज करा देगा, ठीक है, इसको स्प्लिट करा देगा जिसके नतीजे में ये टूट के 2 कंपाउंड बनाएगा। एक कंपाउंड ये जो कि है सक्सिनेट और दूसरा कंपाउंड इसके टूटने से बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद सक्सिनेट तो नेक्स्ट जो है वो एंटर हो जाएगा टीसीए साइकिल में और वैसे ही टीसीए साइकिल रन करेगा, ठीक है। देन ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ना इसके साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का आके अटैच होगा। यहाँ पर 2 एसिटाइल कोए इसीलिए लिखा है कि एक एसिटाइल कोए जो है वो पहले यूज़ हुआ और दूसरा एसिटाइल कोए अब यूज़ होगा जो कि रिएक्ट करेगा इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ, ठीक है ना, एसिटाइल कोए और ग्लाइऑक्सिलेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम जो इस्तेमाल होगा वो मेलेट सिंथेज एंजाइम इस्तेमाल होगा और ये मेलेट सिंथेज जो होगा इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के बना देगा मेलेट। अब मेलेट जो होगा वो फिर टीसीए साइकिल में एंटर हो जाएगा, देन उससे ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। तो इसके अंदर आपने देखा कि इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के नतीजे में एक तो सक्सिनेट बना था और एक इससे बना मेलेट, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये जब बनेंगे, अगर सक्सिनेट बनेगा तो फिर अगर ये टीसीए में एंटर होगा तो ये देखें इस अल्फा कीटोग्लूटारेट तो ना बनाना पड़ा। तो ये क्या हुआ कि इन इंटरमीडिएट्स ने बाईपास कर दिया कुछ स्टेप्स ऑफ टीसीए साइकिल को, यानी कि उनको स्किप कर दिया उनको, ठीक है, और ये बन गए, ठीक है। इसी तरह जब मेलेट बना तो पीछे के सारे इंटरमीडिएट्स जो हैं वो स्किप हो गए। सो these are called the replenishing reactions, ठीक है ना। इनको ये replenish क्योंकि ना रिप्लेनिश किया यानी कि फिल कर दिया उसकी कमी को, ठीक है। और वो एंजाइम जो ये रेप्लेनिशमेंट रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंजाइम ये वाला है, ये एंजाइम जो है ये रेप्लेनिशमेंट रिएक्शन करवा रहा है और रेप्लेनिशमेंट रिएक्शन के नतीजे में ये सक्सिनेट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम जो है इसको कहते हैं एनाप्लेरोटिक एंजाइम। एक ये आइसोसिट्रेट लाइज भी एनाप्लेरोटिक एंजाइम है और दूसरा एनाप्लेरोटिक एंजाइम है मेलेट सिंथेज। अगर आपसे पूछा जाए कि एनाप्लेरोटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं तो आपने बता देना कि वो एंजाइम्स जो कि रेप्लेनिशमेंट रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, दे आर कॉल्ड
एनाप्लेरोटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब इन एनाप्लेरोटिक एंजाइम्स का बेसिकली फ़ंक्शन ये है कि हमारे पास ये जो साइकिल है इसमें जो इंटरमीडिएट्स जो हैं उनका पूल, उनको इंटरमीडिएट्स को सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये सक्सिनेट सप्लाई करते रहेंगे या ये मेलेट सप्लाई करते रहेंगे, तो इस तरह ये जो इंटरमीडिएट्स इसमें मिलते रहेंगे, फिर ये इनसे बायोसिंथेसिस ऑफ TCA साइकिल चलती रहेगी। अब इसका ओवरऑल जो रिएक्शन है वो उन्होंने दिया हुआ है कि इससे 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं, इससे सक्सिनेट बना, 2 हाइड्रोजन और 2 कोए। अब अपने स्टूडेंट्स अगर ये इसको आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिहाज से तैयार करना है तो आपने ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल भी सारा याद करना है जो बुक में दिया हुआ है, और उसकी जो साइकिल की डायग्राम है वो भी याद करनी है। इस तरह पहले ग्लाइकोलाइसिस और TCA में भी आपने सारा, और जितने भी मैंने आपको रिएक्शंस सारे प्रोसेसेस बताए हैं उन सब को आपने ऐसे ही तैयार करना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस, कि एनर्जी को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। फोटोसिंथेसिस किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले बात करते हैं कि फ़ोटो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब खुराक खुद तैयार करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास प्लांट्स की, जो सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा एल्गी ग्रीन होता है, वो भी इसमें एबिलिटी होती है। साइनोबैक्टीरिया, हमारे पास बैक्टीरिया ही हैं जो कि ब्लू ग्रीन अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, बट दे आर इन फैक्ट बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि ये वाले बैक्टीरिया जो हैं ये भी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और ये क्या करते हैं कि ये लाइट को, यानी कि सूरज की रोशनी को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। लेकिन इनको कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करने के लिए यहाँ पर इनको एक केमिकल रिडक्टेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, यानी कि ये रिडक्टेंट है वाटर। ठीक है ना, ताकि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो ये अपने हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, तो इसे केमिकल रिडक्टेंट कहा गया और इसके नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, और इस तरह की फ़ोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस। अब इस तरह के ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि इनको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, यानी कि इस प्रोसेस को रन करने के लिए ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, और दूसरा इसमें रिडक्टेंट चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये वाटर चाहिए इसके लिए। इसमें यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला शो किया है इसमें x का मतलब है कि x कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसमें है, इसलिए इसको इन्होंने सिंबल x डाला हुआ है यहाँ। सो स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस का पता चल गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि बैक्टीरिया जो कि फ़ोटोसिंथेटिक होते हैं वो ग्रीन बैक्टीरिया हैं, पर्पल बैक्टीरिया हैं, साइनो बैक्टीरिया हैं, हेलो बैक्टीरिया। अब इन सब बैक्टीरिया में जो साइनो बैक्टीरिया है ना वो ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन बाकी के ये जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि एनऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। एनऑक्सीजेनिक का मतलब है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, और इसमें जो रिडक्टेंट है वो वाटर नहीं है। यहाँ पर H2A है, वही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर H2O लिखने की बजाय H2A लिखा हुआ है। ठीक है, अब A जो है इसका मतलब है कोई भी और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये H2O यहाँ पर इन्होंने दिया है कि H2O जो है, H2A का मतलब है कि यहाँ पर ये H2S हो सकता है, या इस केस में यहाँ पर चूँकि हम एनऑक्सीजेनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये H2S एक जगह पर S हो सकता है, या कोई भी और ऑर्गेनिक आइंस वगैरह हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये पूरा जो है ये H2S2O3 हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड अगर फ़र्ज़ करें H2S यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है तो जो रिलीज़ होगा ना यहाँ पर वो S रिलीज़ होगा, क्योंकि A को हमने S कहा है, H2S कहा है, तो यहाँ पर जो रिलीज़ होगा वो भी S होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को आप देख रहे हैं वैसे ही इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो एनऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस होती है इसमें एनऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में होता है और हेलो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया होता है। तो इन बैक्टीरिया के अंदर एक और फ़र्क भी ये होता है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि क्लोरोफिल की बजाय इनके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल की बजाय बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है।
ठीक है। अब इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस होती है, अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो दो फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं और एक दूसरा जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँगी कि फ़ोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं जो कि हमने प्लांट्स में पढ़े थे। ये भी हम प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट मेमोराइज़ कर रहे हैं कि प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह के फ़ोटोसिंथेसिस के फेजेस दोनों रन करते हैं। एक पहला फ़ेज़ है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि दिन में होता है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, और यहाँ पर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा था और इसमें फोटोसिस्टम्स 1 और 2 थे, और वाटर जो है यूज़ हो रहा है, और इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है इसके नतीजे में, और NADPH बन रहा है। उसके बाद जब सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, और ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, अब स्ट्रोमा में क्या होगा कि ये दोनों इस्तेमाल होंगे, और देन ये दोबारा से NADP और ADP में चेंज होंगे, देन ये दोबारा से रीजनरेट होंगे सुबह के टाइम रोशनी में। लेकिन इस साइकिल के नतीजे में ग्लूकोज बन जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि दोनों तरह के फेजेस क्या थे। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने प्लांट्स में देखा था कि उनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होती है वो उनके क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं या कुछ शीट्स होती हैं जिनके ऊपर उनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जो आपकी ये बात आपकी बुक में बताई गई है। तो अगर हम इसको इधर इस पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास जो पिक्चर है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये किन बैक्टीरिया में पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया में, जो कि एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ होता है ये ऑर्गेनेल। ठीक है, अब इस ऑर्गेनेल ये क्या करता है, ये बिल्कुल वही क्लोरोप्लास्ट वाला काम करता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करेगा, लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। ये BCl लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअली बैक्टीरियो क्लोरोफिल की शॉर्ट फॉर्म है कि ये यहाँ पर बताया कि ये पिगमेंट मौजूद है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इधर यहाँ पर ना सिर्फ इसमें एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बल्कि इसके पास दो और पिगमेंट्स भी होते हैं, जिसमें कैरोटिनॉइड्स शामिल हैं और इसमें क्विनोन्स शामिल होते हैं। यहाँ पर कुछ कैरोटिनॉइड्स होंगे, कुछ क्विनोन्स होंगे, और ये हमारे पास पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो होता है ये एक बेस प्लेट के ज़रिए से मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसको जोड़ने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो FMO प्रोटीन्स यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन है जहाँ पर इसकी अटैच हुई होती है, वहाँ पर उस जगह पर मेम्ब्रेन में यहाँ पर रिएक्शन सेंटर ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने। इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, आपकी बुक में ये लाइन लिखी है कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है ना, तो ये हाई एनर्जी वाली लाइट जो होती है वो ही इस फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट कर सकेगी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल को एक्साइट कर सकेगी। तो हाई एनर्जी वाली जो लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, वो सबसे पहले दूसरे पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है, यानी कि कैरोटिनॉइड्स पर पड़ती है और क्विनोन्स पे पड़ती है। देन वो फिर उस एनर्जी को जो हो गया वो पास कर देंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल को। ठीक है, देन बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक्साइट होगा और फिर जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में ये भी है कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट से मुख्तलिफ इस लिहाज से भी है कि एक तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दूसरा इसकी लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ये इंफ्रारेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये 725 नैनोमीटर से लेकर 1035 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि जैसा यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है जो कि क्रोमोसोम कहलाती है, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाता है, लेकिन ये इस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल जब एक क्वांटम ऑफ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो क्वांटम ऑफ लाइट से जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, तो उसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गई और ये एक्साइट हो जाएगा। जब एक्साइट हो जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन
अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि लाइट इतनी नैनोमीटर की फॉल की है बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से एक्साइट हो गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने की कोशिश करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरिडॉक्सिन के पास चले जाएंगे। फेरिडॉक्सिन प्रोटीन है, और फेरिडॉक्सिन एक आयरन कंटेनिंग हीम प्रोटीन है, जो कि मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में स्टार्ट में बताया था कि हीम कंटेनिंग जो फेरिडॉक्सिन प्रोटीन जो है इसके अंदर ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को पास कर देगा। देन यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ के पास जाएंगे। साइटोक्रोम्स के बारे में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया था। ठीक है, अब जब साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के दरमियान में से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये सारे जो आपके पास आप देख रहे हो ना, ये जो प्रोटीन्स हैं ये सारी प्रोटीन्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। ठीक है, तो जब साइटोक्रोम बी से एफ तक ये जाता है ना, तो यहाँ पर इस स्टेज पर आके जो एटीपी सिंथेज होता है ना, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है यहाँ पर फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद देन साइटोक्रोम एफ जो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से बैक्टीरियो क्लोरोफिल को पास कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है ये एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ़्लो आपको नज़र आ रहा है। सो इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चूँकि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, पहले साइक्लिक के तो आपको समझ आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक साइकिल में फ़्लो कर रहे हैं। ठीक है, और इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रही है एडीपी की, इसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रही है, फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर हो रही है, और साइक्लिक पाथवे के स्टेज का है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है नॉन साइक्लिक। अच्छा, अब आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर इसमें आपको क्या गेन हासिल किया हुआ, आपको एटीपी प्रोड्यूस हुई, लेकिन इसमें कोई भी एनएडीपीएच प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई भी एनएडीपीएच नहीं बना, जबकि जो साइक्लिक ये तो साइक्लिक था, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसकी मैं आपको स्कीम दिखाती हूँ। ये तो इसमें अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एटीपी भी बनता है और इसके अंदर एक एनएडीपीएच भी बनता है। एनएडीपी जो है वो एनएडीपीएच में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें गेन जो है वो एटीपी का भी होता है और एनएडीपीएच का भी होता है, लेकिन जो आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा है उसमें सिर्फ एटीपी ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरीके से होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये प्रोसेस देख रहे हैं ये प्लांट्स में होता है, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है और एल्गी में होता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये वाला जो जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो जो आपने पिछला नॉन साइक्लिक जो साइक्लिक आपने देखा था ये हमारे पास जो है ये नॉक्सीजेनिक बैक्टीरिया के अंदर होता है, जबकि ये हमारे पास ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है सारे प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें फोटो सिस्टम्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं। ये दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। अब सिस्टम 2 के जो पिगमेंट्स होते हैं जब वो लाइट कॉन्टैक्ट एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देंगे। देन इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन के ज़रिए से साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे, देन साइटोक्रोम एफ के पास जाएंगे। जैसे आपने पहले पिछले प्रोसेस में देखा था कि बी और एफ के दरमियान में यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर हो गई थी, एटीपी बनी थी, और उसके बाद देन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम एफ से दोबारा से रिसाइकल बैक नहीं होंगे इधर इसी सिस्टम ऑफ पिगमेंट की तरफ, दोबारा से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर नहीं जाएंगे जैसे कि आपने पहले वाले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो इधर जाएं वो इधर जाएंगे। वो इधर क्यों जाएंगे कि हमारे पास सिस्टम 1 के जो पिगमेंट्स थे जब इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये भी एक्साइट हो गए और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे अपने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ भेज दिया। ठीक है, जब यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिसीव कर लेगा।
ठीक है। बहरहाल जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे। इस स्टेप पे यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, देन फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लेवोप्रोटीन्स के पास एंड देन इलेक्ट्रॉन्स NADP के पास जाएंगे। जब NADP इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो NADP में एबिलिटी आ जाएगी कि वो रिड्यूस होगा, लेकिन NADP का ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया इसके बारे में भी हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो सिस्टम 2 के पिगमेंट्स थे, चूँकि इसके पास अपने जब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो पिछले साइकिल में तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से साइकिल बैक होकर इसके पास आ गए थे, चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो इस पिगमेंट के पास चले गए, सिस्टम 1 पिगमेंट के पास, ठीक है। तो अब सिस्टम 2 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, ये वाटर की फोटोलाइसिस करेगा। यानी फोटोलाइसिस का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन करेगा वाटर के मॉलिक्यूल की। जब वाटर के मॉलिक्यूल टूटेगा तो इससे एक हाइड्रोक्सिल बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, ठीक है ना। तो अब जो हाइड्रोक्सिल है इसकी फर्दर फोटोलाइसिस होगी, और जब इसकी फोटोलाइसिस होगी तो इससे एक हमारे पास बन जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, और एक हमारे पास हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट के नतीजे तौर पे हमारे पास इसमें रिलीज़ होगी, यानी कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एंड पे रिलीज़ होगी जो कि यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल है, जब ये टूटा तो इसने अपने प्रोटॉन्स दिए। अब वो जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स होंगे वो यहाँ पर NADP के साथ जाके लगेंगे, यानी कि NADP को जो प्रोटॉन्स मिले वो यहाँ से मिले, ठीक है। तो जिसकी वजह से NADP की रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह की फ़ोटोसिंथेसिस में, यानी कि जो बैक्टीरिया के अंदर फ़ोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो NADP की रिडक्शन होती है ना, यानी कि इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस नहीं होते। आपने यहाँ पर देखा है कि वो फ़ोटोसिंथेसिस के अलावा एक पानी की ब्रेकेज हुई थी। फ़ोटोसिंथेसिस तो सिर्फ इधर से इधर तक का सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस हुई है और इससे प्रोटॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन्स जो कि इसको रिड्यूस कर रहे हैं NADP को, वो फोटोसिंथेसिस में नहीं प्रोड्यूस होते, बल्कि वो प्रोटॉन्स किसी और प्रोसेस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकते हैं, जैसे कि वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे प्रोटॉन्स आए हैं, या फिर बैक्टीरिया के जो एनवायरनमेंट होता है ना वो उसके अंदर बहुत सारे रिड्यूस्ड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि वाटर जो है रिड्यूस्ड कंपाउंड है, इस तरह के और भी बहुत सारे रिड्यूस्ड कंपाउंड होते हैं, और वो रिड्यूस्ड कंपाउंड होते हैं वो अपने प्रोटॉन्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और स्पेशली जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका एनवायरनमेंट हाईली रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट होता है, और उनके पास प्रोटॉन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने प्रोटॉन्स जो है वो NADPH को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और इसमें बात इन्होंने ये बताई है, लास्ट बात इन्होंने ये बताई है कि ये कहा जाता है कि अगर थोड़ी और रिसर्च की जाए, इस पे रिसर्च की जा रही है कि सिस्टम 2 के पिगमेंट्स जो है ना ये अकेले, सिर्फ यही अकेले पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम 1 के पिगमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये अकेले कैसे रन कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस, कि ये क्या हो कि साइटोक्रोम F से ना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डायरेक्टली फेरिडॉक्सिन के पास चले जाए, सिस्टम 1 के पिगमेंट इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स वो फिर हमारे पास NADP के पास पहुंचाने का एक तरीकाकार ये भी है कि जो प्लास्टोक्विनोन्स है ना, यहाँ पर जब फोटोलाइसिस होगी तो ये प्रोटॉन्स को लेता है और प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्ट करता है NADP तक, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एविडेंसेस हैं कि एक तो सिस्टम 2 के पिगमेंट अकेले ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडॉक्सिन को शिफ्ट करके पूरा साइकिल रन कर सकते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम 1 के पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि प्लास्टोक्विनोन में भी ये एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन्स को पास कर सकता है NADP को, ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर इतना ही था, और आप आई होप कि आप साथ साथ याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।